Next, which of the following parts of the scapula is palpable in the infraclavicular fossa? Infraclavicular fossa में you have coracoid process जो कि palpable होता है, ठीक है. It is a small process जो कि आपका आगे का स्कैपुला होता है उसके बिल्कुल पीछे दिखाई देगा, ठीक है, ऑन द मीडियल साइड. नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज द मार्क स्ट्रक्चर डेवलप? ठीक है, इसमें से मार्क स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है दैट इज सुपरा कार्डिनल वेन. जो दिखाई हुई है वो बड़ी सी वेन दिखाई हुई है, ट्रेकिया के साइड रन कर रही है और रिब्स के लॉन्ग रन कर रही है. इट इज़ अ सुपरा कार्डिनल वेन, ठीक है. वीनस ड्रेनेज ऑफ द चेस्ट वॉल इज डन बाय इंटरकॉस्टल वेन्स और ये सुपरा कार्डिनल वेन थी. नेक्स्ट, विच ऑफ द नर्व फाइबर पासेस फ्रॉम द मार्क स्ट्रक्चर? आपको डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन स्टेम पे एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है. तो डॉर्सल साइड से याद रखना कि एक ही क्रेनियल नर्व पास करती है, दैट इज क्रेनियल नर्व 4, ठीक है. द इमेज इज गिवन इन द क्वेश्चन इज ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. क्रेनियल नर्व 4 जो कि ट्रॉक्लियर नर्व होती है, इट इज द ओनली क्रेनियल नर्व दैट एग्जिस्ट्स डॉर्सली फ्रॉम द ब्रेन स्टेम. नेक्स्ट, अ पेशेंट प्रेजेंट्स यू विद द बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर. बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर हो गया. इन्वॉल्विंग जंक्शन बिटवीन टेम्पोरल बोन एंड ऑसिपिटल बोन. तो टेम्पोरल बोन और ऑसिपिटल बोन के जंक्शन पे वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है. ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली आफ्टर द ट्रॉमा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स वुड बी मार्क्ड? किस चीज़ को आप चेक करोगे, ठीक है, सो एज टू असेस द सिंड्रोम? यहाँ पे आप गले की हड्डी के नीचे चेक करोगे, ठीक है. इन दिस क्वेश्चन द फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स द जंक्शन बिटवीन द टेम्पोरल बोन एंड द ऑसिपिटल बोन, ठीक है, टेम्पोरल और ऑसिपिटल. तो इसका जो जंक्शन है जहाँ से ये दोनों जुड़ते हैं वहाँ पे जाके जुगुलर फोरामेन निकलता है. जुगुलर फोरामेन से 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व निकलती है, ठीक है. तो वहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो उससे वो बात करना बंद कर देगा. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, आपको एक वर्टिब्रल प्रोसेस की इमेज दे रखी है, ठीक है. इसमें जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है वो आगे वाले हिस्से के साथ रिलेटेड होती है जो कि डी दिखा रहा है एक हिसाब से. आपको क्लैविकल की एक इमेज रखी है. फिर पूछे द मोस्ट स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर इफ द सेंट्रल लाइन इज इंसर्टेड बिलो दिस बोन. अगर सेंट्रल लाइन इस बोन के नीचे, क्लैविकल के नीचे अगर हम इंसर्ट कर देते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन आती है? तो आंसर इज काइलोथोरैक्स अकर कर जाता है. What occurs? Chylothorax occurs. Next, inferior thyroid artery does not supply what? Inferior thyroid artery किस किस को सप्लाई करती है? थायराइड को करती है, पैराथायराइड को करती है, ईसोफेगस को करती है. थायराइड को करती है, पैराथायराइड को करती है और ईसोफेगस को करती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई, ठीक है. मगर थाइमस को इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई नहीं करती. द आर्टरी सप्लाइंग द थाइमस आर द ब्रांचेज ऑफ इंटरनल थोरैसिक एंड इंफीरियर थायराइड, ठीक है. इंटरनल थोरैसिक और इंफीरियर थायराइड, ठीक है, आर्टरीज उसकी ब्रांचेस सप्लाई करती हैं विद द ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड समटाइम्स आर सीन, ठीक है. कभी कभार सुपीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई होती हैं, लेकिन इंफीरियर थायराइड आर्टरी डायरेक्ट इसको थाइमस को सप्लाई नहीं करती. फाइबर्स ऑफ द मैमिलरी बॉडी एंड्स इन विच एरिया? फाइबर्स फ्रॉम द मैमिलरी बॉडी दे एंड इन थैलेमिक न्यूक्लियाई. मैमिलरी बॉडी से जो फाइबर्स निकलते हैं वो थैलेमिक न्यूक्लियाई में एंड करते हैं. नेक्स्ट, पेशेंट प्रेजेंट्स टू द ओपीडी विद द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी. उसका हाथ की लास्ट की 2 उंगलियां जो वो फोल्डेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज लाइकली टू बी इंजर्ड इन दिस डिफॉर्मिटी? हाथ की मतलब जो लिटिल फिंगर है उसके और रिंग फिंगर है, ये दोनों जो है वो मुड़ चुकी हैं बिल्कुल ही, ये दोनों कंट्रोल में नहीं है. तो उसमें अल्नर नर्व जो है वो चली गई है. Which nerve will be gone? Ulnar nerve injury हो चुकी है इसमें. Next, a patient with a history of fall from height managed with the cast. After removal of the cast, he had difficulty walking properly. He was not able to lift his leg and kept it dragging while walking. Which of the following structure could have been injured? तो gluteus medius, वो अपनी टांग जो है वो खींच खींच के निकाल रहा है आगे को, ठीक है, उठा नहीं पा रहा है. तो gluteus medius जो है अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई है, उसकी नर्व सप्लाई इंजर हो गई है, तब ये दिक्कत आती है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेल्विक डायग्राम इन द फॉलोइंग. आपको एक पेल्विक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है. तो पेल्विक डायफ्राम आपने बतानी कौन सी है पूरे डायग्राम में से? तो सीधा देख के आंसर है ए, बट ये बोलने वाला कुछ नहीं है इसमें. नेक्स्ट, आपको एक हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड दे रखी है जिसमें कि बोला है कि बिलो इज द इनहिबिटरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एक पिंक कलर का मोटा सा एक सेल सा है, ठीक है, पिंक कलर का एक मोटा सा सेल है जिसको मार्क कर रखा है. इट इज़ द डीप न्यूक्लियर सेल. व्हाट इज इट? इट इज़ द डीप न्यूक्लियर सेल. एन अनायन इज हैविंग फॉलोइंग कंसंट्रेशंस. अनायन की कंसंट्रेशन है 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. हाउ मच इज द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर दिस आयन? अनायंस के लिए मैक्सिमम टाइम्स जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो नेगेटिव में होता है और इसको रट्टा मारना है. इट इज़ -61 millivolts, ठीक है. -61 millivolts is the potential, that is equilibrium potential for anions. Next, all of the following will shift the oxygen dissociation curve towards the right except what? देखो,
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट में कब जाता है? जब H पॉजिटिव आयन इंक्रीज कर जाते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर जाती है, या फिर BPG इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जब HbF इंक्रीज करता है तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। HbF जब इंक्रीज करेगा तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। HbF का मतलब होता है फीटल हीमोग्लोबिन। ओके, फीटल हीमोग्लोबिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके साथ। भी बॉडी की डिमांड इंक्रीज करती है, ठीक है, जब बॉडी ज़्यादा एक्सरसाइज करती है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। मतलब जहाँ पे डिमांड है, जहाँ पे मतलब टिश्यूज़ वाला हिस्सा है, वहाँ पे जाके ऑक्सीजन ज़्यादा डिसोसिएट कर जाएगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द गैस्ट्रिक acid secretion except what? Histamine will increase the gastric acid secretion, acetylcholine will increase the gastric acid secretion, gastrin will increase the gastric acid secretion, लेकिन सेरोटोनिन gastric acid secretion को affect नहीं करता। Serotonin is released from enterochromaffin cells in the gastrointestinal tract and it acts locally via enteric reflexes to reduce the parietal activity। ठीक है, ये पैराइटल सेल एक्टिविटी को डिक्रीज करवाता है, तो उसके हिसाब से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी डिक्रीज करवाएगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव सोडियम 1 सिम्प्रेटर दैट इज NIS एक्सेप्ट व्हाट? प्लेसेंटा में NIS होता है, थायराइड में होता है, सलाइवरी ग्लैंड में होता है, बट पिट्यूटरी डज नॉट हैव NIS। सोडियम 1 सिम्पोर्टर जो होता है दैट इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स द आयोडाइड इनटू थायराइड फॉलिकुलर सेल्स यूजिंग सोडियम ग्रेडिएंट। तो ये सोडियम 1 जो हमारा सिम्पोर्टर होता है ये पिट्यूटरी के अंदर एब्सेंट होता है। ओके, इट्स नॉट प्रेजेंट इन पिट्यूटरी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्केलेटल मसल फ्रॉम द गिवन डेटा। इसमें लेटेंट पीरियड दे रखा है 10 मिलीसेकंड का, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड दे रखा है 40 मिलीसेकंड का, रिलैक्सेशन पीरियड दे रखा है 50 मिलीसेकंड का। फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसमें, तो फ्रीक्वेंसी का आंसर दिया हुआ है 25 पर सेकेंड। इसमें सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्शन पीरियड को ले रहा है, ठीक है, 40 मिलीसेकंड। तो 40 मिलीसेकंड को अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 1/25 आएगा आंसर। तो 25 टाइम्स अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है देन 40 मिलीसेकंड का कॉन्ट्रैक्शन पीरियड रहेगा टोटल। In the PCT of the kidney, luminal concentrations of all of the following will decrease except what? PCT proximal convoluted tubule के अंदर बाइकार्बोनेट डिक्रीज करता है, ग्लूकोज डिक्रीज करता है, अमीनो एसिड डिक्रीज करते हैं। बाइकार्बोनेट विल डिक्रीज, ग्लूकोज विल डिक्रीज, अमीनो एसिड्स विल डिक्रीज, बट क्लोराइड विल नॉट डिक्रीज। ठीक है, एक्सेप्ट क्लोराइड पीसीटी के अंदर सारी चीज़ों की जो हमने बात की है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। नेक्स्ट, अ पेशेंट वाज ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम विद हाइपोक्सीमिया, द एल्वियोलर ग्रेडियंट ए alpha gradient was found out to be normal. Which of the following is the likely the cause of this hypoxemia? तो चार ऑप्शन दिए, राइट टू लेफ्ट शंट, VQ मिसमैच, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। तो आंसर इज हाइपोवेंटिलेशन। क्या आंसर है? हाइपोवेंटिलेशन हुआ है पेशेंट को। नेक्स्ट, MET इक्विवेलेंट ऑफ 1500 milliliter of oxygen consumption per minute for a healthy 70 kg adult male with basal oxygen consumption is 250 ml per minute is how much? It is 6. MET इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको टोटल 1500 जितना भी आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन है पर मिनट डिवाइड करना है उसको बाय ऑक्सीजन कंजम्पशन, बेसल ऑक्सीजन कंजम्पशन। ठीक है, बेसल ऑक्सीजन कंजम्पशन मेल्स में दी हुई है दैट इज 250, तो इसका आता है 6 MET आंसर। Which of the following is sensation is detected by Pacinian corpuscle? Pacinian corpuscle से आप प्रेशर को डिटेक्ट करते हो। Pacinian corpuscle से you will detect the pressure. Next, the maximum airflow resistance is seen in what? Maximum airflow resistance it is seen in bronchus. ठीक है, मैक्सिमम एयरफ्लो रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई देती है? ब्रोंकस में दिखाई देती है। चार ऑप्शन दिए हैं, ब्रोंकस, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो मैक्सिमम एयरफ्लो रेजिस्टेंस ब्रोंकस में दिखाई देती है। नेक्स्ट, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाज फाउंड टू बी इंक्रीज इन अ पर्सन। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो गई है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रेशर वॉल्यूम कर्व ऑफ द हार्ट? मायोकार्डियल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी तो प्रेशर वॉल्यूम हार्ट की स्लोप जो है वो इंक्रीज कर जाएगी इन द एंड सिस्टोलिक प्रेशर कर्व। एंड सिस्टोलिक प्रेशर कर्व में प्रेशर वॉल्यूम जो कर्व है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, वॉबल हाइपोथेसिस ऑफ जेनेटिक कोड इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर वर्स्ट। वॉबल हाइपोथेसिस फॉर जेनेटिक कोड इट इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर डीजेनरेसी। ठीक है, इट इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर डीजेनरेसी। वॉबल हाइपोथेसिस ऑफ जेनेटिक कोड एक्सप्लेनेशन फॉर डीजेनरेसी। नेक्स्ट, मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर HbA1c एस्टिमेशन इज व्हाट? HbA1c एस्टिमेशन का सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। Ion exchange chromatography is the most reliable method for HbA1c estimation. It can be measured by affinity chromatographic methods. 4 basic types of methods are used
मोस्ट कॉमनली टू मेजर HbA1c। सबसे पहले आता है इम्यूनोएसे, फिर आता है आयन एक्सचेंज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। पहले इम्यूनोएसे आता है, फिर आयन एक्सचेंज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आता है, फिर बोरोनेट एफिनिटी आती है, दैट इज HPLC बोरोनेट एफिनिटी, ठीक है। एंड उसके बाद एंजाइमेटिक एसेज आते हैं। द बेस्ट इज आयन एक्सचेंज फॉर HbA1c, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेस्ट चीज़ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉन ग्लूकोजेनिक। नॉन ग्लूकोजेनिक कौन होता है? देखो, ऑक्सैलो एसीटेट इज ग्लूकोजेनिक, पायरुवेट इज ग्लूकोजेनिक, लैक्टेट इज ग्लूकोजेनिक, बट एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है दैट इज नॉन ग्लूकोजेनिक, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए इट इज नॉन ग्लूकोजेनिक। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज देयर इज कोलेजन मैच्योरेशन डिफेक्ट। कोलेजन मैच्योरेशन डिफेक्ट आता है आपका स्कर्वी के अंदर, ओके। स्कर्वी इज अ डिजीज वेयर देयर इज कोलेजन मैच्योरेशन डिफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वायरल जीनोम्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वायरल जीनोम्स इज RT-PCR फॉलोड बाय रियल टाइम PCR। पहले RT-PCR करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फॉलोड करेंगे विद रियल टाइम PCR। नेक्स्ट, एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज बॉट टू द कैजुअलिटी विद अ हिस्ट्री ऑफ नॉट हैविंग फूड फॉर मोर देन 2 days। 2 दिन हो गए खाना नहीं खा रहा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी पॉजिटिव फॉर दिस पेशेंट। तो इसमें सिर्फ कीटोन बॉडीज़ वाला टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। रोथराज टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज़ विल बी पॉजिटिव, क्योंकि कीटोन बॉडीज़ आपकी स्टारवेशन वाली कंडीशन में बनना शुरू होती है। थियामीन डेफिशिएंसी लीड्स टू लैक्टिक एसिडोसिस, व्हिच एंजाइम एसिड इज इनहिबिटेड इन दिस केस। थियामीन डेफिशिएंसी से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, तो इसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो इनहिबिटेड होती है। थियामीन डेफिशिएंसी में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इज इनहिबिटेड। नेक्स्ट, एसिमिलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर। एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स विल रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्रोटीन्स के एसिमिलेशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट, ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल DNA। माइटोकॉन्ड्रियल DNA हैव हाई चांसेस ऑफ म्यूटेशन एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर जीनोम, ठीक है। न्यूक्लियर DNA से बहुत ज़्यादा हाई चांसेस ऑफ म्यूटेशन होते हैं इन माइटोकॉन्ड्रियल DNA। सेकेंड ऑप्शन ये रहता है कि सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है, दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। माइटोकॉन्ड्रियल DNA में सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA नहीं होता है। थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर DNA कोडोन्स। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के जो DNA कोडोन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं स्लाइटली फ्रॉम द न्यूक्लियर DNA कोडोन्स, ठीक है। फिर इसके अंदर अराउंड 16,000 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल DNA के अंदर अराउंड 16,000 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज नॉट एन एम्फीफैटिक कंपाउंड। एम्फीफैटिक कंपाउंड हमारे पास ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड होता है, स्फिंगोफॉस्फोमाइलिन होता है एंड फॉस्फोग्लिसरॉल होता है, बट ट्राई असाइल ग्लिसरॉल इट इज़ नॉट एन एम्फीफैटिक कंपाउंड। एम्फीफैटिक कंपाउंड में दोनों वाटर लविंग और वाटर हीटिंग मतलब दोनों एंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, CRISPR दैट इज Cas9 जीन नॉकडाउन टेक्नोलॉजी, इट इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग DNA रिपेयर। जो ये CRISPR/Cas9 जीन नॉकडाउन टेक्नोलॉजी है वो नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग रिपेयर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग रिपेयर में यूज़ किया जाता है। द CRISPR is Cas9 mediated genome editing that requires Cas9 induced non-homogeneous join ending, that is NHEJ, non homologous और non homogeneous join ending करवाता है, which was thought to be error prone. However, with directly ligated ends, CAS9 induced DNA double strand breaks that may be repaired preferentially by accurate use of NHEJ, ठीक है। Next, which of the following statements is not true about suicidal inhibition? तो ट्रू क्या है suicidal inhibition के लिए? The inhibitor binds to the active site where it is modified by the enzyme to produce a reactive group that reacts irreversibly to form a stable inhibitor enzyme complex. ये suicidal inhibition होती है कि वहाँ पे stable inhibitor enzyme complex बन जाता है। It is an irreversible form of enzyme inhibition. Irreversible form of enzyme inhibition होती है that occurs when the enzyme binds to the substrate analog. वो तब करेगा जब एंजाइम बाइंड करेगी तो सबस्ट्रेट एनालॉग एंड इट फॉर्म्स एन इररिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विद इट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड से इररिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इनहिबिटर्स आर अनरिएक्टिव अंटिल विद इन द एंजाइम एक्टिव साइट, ठीक है। जब तक वो एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर प्रेजेंट है तब तक वो अनरिएक्टिव रहते हैं और एंजाइम को भी रिएक्ट नहीं करने देते हैं। इसको बोलते हैं सुसाइडल इनहिबिशन।
चौथा ऑप्शन ये है कि इरिवर्स इनहिबिटर जो होते हैं वो सभी साइट को बाइंड कर जाते हैं, दैट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। इनहिबिटर सिर्फ एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करते हैं कॉम्पिटिटिवली, ठीक है, एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करते हैं, सारी साइट के ऊपर बाइंड करने की जरूरत नहीं होती इनहिबिटर को, दे विल ओनली बाइंड टू द एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट के अंदर जब तक वो रहेंगे तब तक वो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वो एंजाइम को रिएक्ट ही नहीं करने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पेशेंट विद एडवांस्ड लिवर डिजीज। एडवांस्ड लिवर डिजीज में पेशेंट में हाइपर अमोनीमिया हो जाता है, पेशेंट इज शोइंग हाइपर अमोनीमिया इन द लिवर। सेकेंड चीज़ ये रहती है लो एटीपी प्रोडक्शन हो जाता है, लो एटीपी प्रोडक्शन हो जाता है, हाइपर अमोनीमिया हो जाता है, प्लस देयर इज कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट टू ग्लूटामेट एंड देन टू ग्लूटामीन। ये सारा जो प्रोसेस है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामेट बनता है, ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बनता है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो एडवांस लिवर डिजीज में पेशेंट के अंदर इंक्रीज होता दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंट्रासेलुलर रेगुलेशन ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म इज व्हाट। इंट्रासेलुलर रेगुलेशन ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म, इसमें फेरेटिन ट्रांसलेशन इज डिक्रीज्ड, फेरेटिन ट्रांसलेशन इट इज डिक्रीज्ड बाय बाइंडिंग टू द आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। फेरेटिन ट्रांसलेशन इज डिक्रीज्ड बाय बाइंडिंग टू आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन दैट इज 5-UTR। Which one of the following is a characteristic finding seen in Langerhans cell histiocytosis? Langerhans cell histiocytosis में आपको Birbeck granules दिखाई देते हैं, BIRBECK granules. They are seen in Langerhans cells histiocytosis. Next, the following image shows the cut section of liver of a patient who died due to heart failure. Liver का section दिखाया हुआ है। बेस्ड अपॉन द स्पेसिमेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। स्पेसिमेन बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का हो चुका है, ठीक है, अंदर से बिल्कुल उसमें ऑरेंजेस उसमें कंजेशन दिखाई दे रही है एरियाज के। सो इट इज़ अ क्रॉनिक वीनस कंजेशन ऑफ द लिवर, डार्क एरिया इज नेक्रोस्ड एंड द ग्रे एरिया इज वायबल। जो ग्रे एरिया है लिवर का वो वायबल होगा और जो डार्क एरिया होगा वो नेक्रोस्ड होगा, ऐसे पेशेंट में जो कि आपका डाइड हुआ है ड्यू टू हार्ट फेलियर। नेक्स्ट, क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ ओवरी इज सीन इन व्हाट। Clear cell carcinoma of the ovary, it is seen in epithelial tumors, ठीक है, it is seen as epithelial tumor. Clear cell carcinoma of ovary is seen as epithelial tumor. Next, splenomegaly is not a feature of blood. Splenomegaly में आपके पास लिम्फोमा होता है, लिम्फोमा का फीचर है स्प्लीनोमेगेली। हेरी सेल ल्यूकीमिया का फीचर है स्प्लीनोमेगेली। क्लॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का भी फीचर है स्प्लीनोमेगेली, बट एप्लास्टिक अनीमिया का फीचर स्प्लीनोमेगेली नहीं होता है, ठीक है। स्प्लीनोमेगेली इज नॉट अ फीचर ऑफ एप्लास्टिक अनीमिया। नेक्स्ट, द पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट शोज लिम्फोसाइटोसिस विद स्मज सेल्स। पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन हुई तो पेशेंट क्या शो कर रहा है, लिम्फोसाइटोसिस शो कर रहा है विद स्मज सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू मेक अ डेफिनेट डायग्नोसिस फॉर दिस, ठीक है। तो बेस्ट डायग्नोसिस करने के लिए यू विल गो फॉर फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री, इट इज़ अ लेजर बेस्ड टेक्निक that is used to detect and analyze the chemical and physical characteristics of the particles. केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स मोस्ट कॉमनली यूज टू इवेलुएट बोन मैरो, पेरिफेरल ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स इन द बॉडी। नेक्स्ट, अ चाइल्ड प्रेजेंट्स टू द ओपीडी विद प्रोप्टोसिस एंड रिस्ट्रिक्टेड ऑक्यूलर मूवमेंट्स। प्रोप्टोसिस होगी आंखों की और रिस्ट्रिक्टेड ऑक्यूलर मूवमेंट्स होगी। अ प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ क्लोरोमा वाज मेड। प्रोविजनल डायग्नोसिस लगा दिया हमने क्लोरोमा। Which of the following is the next best suited investigation for evaluation of this patient? अब हम करवाएंगे पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट ताकि हम ओरिजिनली कॉज को जान सकें, ठीक है। पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट। नेक्स्ट, अ 50-year-old फैक्ट्री वर्कर प्रेजेंट्स टू द ओपीडी विद कफ एंड डिस्निया, ठीक है, कफ हुआ, डिस्निया हुआ। ऑन इवैल्यूएशन ही वाज फाउंड टू हैव लंग फाइब्रोसिस, ठीक है, एंड एविडेंस ऑफ प्लूरल थिकनिंग। जब हमने लंग की बायोप्सी की तो इट शोड following findings. Which of the following findings will be most likely present in this lung? इसमें आपको एस्बेस्टोसिस दिखाई देगी, एस्बेस्टोसिस, ठीक है। जो फैक्ट्री वर्कर है, ओपीडी में आया है कफ डिस्निया के साथ, लंग फाइब्रोसिस हो चुकी है, प्लूरल थिकनिंग हो चुकी है, उसमें आपको एस्बेस्टोसिस सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अ 60-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स टू द ओपीडी विद द हिस्ट्री ऑफ डिस्निया, ठीक है, 60 साल का पेशेंट है, डिस्निया हो जा रहा है उसको ऑन एक्सर्शन फॉर द पास्ट 1 month, 1 महीने से उसको जब भी कुछ काम कर रहा है तो डिस्नी हो जा रहा है। उसको सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस की हिस्ट्री है,
सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस की हिस्ट्री है। हिज डिजीज्ड वाल्व वॉज रिप्लेस्ड विद अ प्रोस्थेटिक वाल्व, जो डिजीज वाल्व था उसे प्रोस्थेटिक वाल्व से रिप्लेस कर दिया गया। द रिसेक्टेड वाल्व वॉज बायोप्सीड एंड आइडेंटिफाइड द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन द बायोप्सी ऑफ द डिजीज इन्वॉल्व। तो आपको क्या चीज़ दिखाई देगी इस स्टेनोस्ड हार्ट में? आपको इसमें एशॉफ नोड्यूल्स दिखाई देंगे, ASHOFF नोड्यूल्स इन द रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, एशॉफ नोड्यूल्स इन द रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो पर्पल कलर के सेल्स हैं, ठीक है, नोड्यूलर सेल्स होंगे, वो सारे एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर के साथ पेशेंट आया, कफ है उसको पास दो वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से उसको कफ है। चेस्ट एक्सरे जब करवाया तो उसमें एविडेंस आया ऑफ केजियस नेक्रोसिस इन द एपेक्स ऑफ लंग। केजियस नेक्रोसिस हो चुकी है एपेक्स ऑफ द लंग में। विच इज द फॉलोइंग इज अंडरलाइन मैकेनिज्म फॉर द डिजीज। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन गिविंग राइज टू एपिथेलॉइड सेल्स, जायंट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, जिसकी वजह से केजियस नेक्रोसिस जो है वो सारी उसको जब इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जब लंग के अंदर चीज़ बनेगी तो दैट विल लीड टू केजियस नेक्रोसिस। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में दिखाई देगी, एपिथेलॉइड सेल्स दिखाई देंगे, जायंट सेल्स दिखाई देंगे और मैक्रोफेजेस दिखाई देंगे इसमें केजियस नेक्रोसिस वाले में ऑफ द एपेक्स ऑफ लंग। नेक्स्ट, फिश इज डन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। फिश टेस्ट जो होता है दैट इज FISH, इट इज़ डन फॉर HER2/NEU2 पॉजिटिव। ठीक है, HER2/NEU2 पॉजिटिव के लिए किया जाता है फिश टेस्ट। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कैरियोग्राम शोज अ डिफेक्ट इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, विच म्यूटेशन इज द एरो मार्किंग टू पॉइंटिंग टू। ठीक है, एक एरो दे रखी है एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के पास। ठीक है, सो इट इज़ जस्ट मार्किंग टू मेटासेंट्रिक। आपको सिर्फ ये बताना है कि एरो के साथ वाला जो है वो कौन सा वाला है। पहले तो एरो ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा होगा, एक स्ट्रैंड बिल्कुल सही होगा और दूसरा स्ट्रैंड ऐसे करके उल्टा यू बना देगा। इट इज़ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, बीच से मेटासेंट्रिक हो गया। नेक्स्ट, 15-year-old boy presents to the OPD with a complaint of swelling in the neck. On examination, cervical lymphadenopathy was identified. बायोप्सी करी गई लिम्फ नोड की और उसमें HPE जब जो स्टेनिंग हुई उसके बाद एक चीज़ दिखाई दी, आइडेंटिफाई द कैंसर एंड कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग। इट इज़ हॉजकिंस लिम्फोमा, क्योंकि इसमें आउल सेल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, विद RS सेल्स एंड एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, हॉजकिन लिम्फोमा विद RS cells with Epstein-Barr virus infection. Next, a boy presents to the OPD with a history of fever, night sweats, and neck swelling. Biopsy of the swelling showed starry sky appearance. Identify the possible gene mutation responsible for the given condition. यहाँ पे जीन म्यूटेशन जो होगी दैट इज CMYC जीन म्यूटेशन। ठीक है, स्टारी स्काई अपीयरेंस है ऊपर, CMYC जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट, पेशेंट डेवलप्स एनाफिलैक्सिस फॉलोइंग द बी स्टिंग। बी स्टिंग हुआ, एनाफिलैक्सिस होगी, तो कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होगा? IgE जो होगा दैट इज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी और एनाफिलैक्सिस। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट फेज ऑफ अ सेल साइकिल? मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट फेज ऑफ अ सेल साइकिल इज S फेज। ठीक है, S फेज सबसे ज़्यादा रेडियो रेजिस्टेंट फेज होता है ऑफ द सेल साइकिल। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी। Frozen section biopsy is taken for diagnosis of metastasis. It is a true statement. It can be used during lymph node biopsy. Sentinel lymph node biopsy के लिए भी frozen section की जा सकती है। Frozen section biopsy आपको negative tumor margins को जांचने में help करता है. That's also a true statement. गलत statement ये है कि ये कह रहा है कि सारी जितने भी कैंसर है उनमें frozen section biopsy जो है यूज़ की जा सकती है, बट इट इज़ नॉट। हर चीज़ कोई डेफिनेटिव नहीं होती। सो ऑल डेफिनेटिव स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। हमारी जो फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी है वो हर एक टाइप के कैंसर में यूज़ नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, अ 62-year-old पेशेंट इज एडमिटेड विद हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हो गया एंड इज शेड्यूल्ड फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट। हिज RFT इज डीरेंज्ड। RFT डीरेंज हो गया, हीमोग्लोबिन 6 g/% है। द फिजिशियन ऑर्डर्ड 2 units ऑफ होल ब्लड एंड वॉज ट्रांसफ्यूज्ड hours later he developed severe respiratory distress and fever. He is hypoxemic and the MAP is elevated. MAP भी elevate हो चुका है, hypoxic भी है. Which of the following are the best investigations in this case? इस केस में आप चेस्ट एक्सरे कराओगे प्लस BNP लेवल्स चेक कराओगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल काउंट और CD34 काउंट का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। आप चेस्ट एक्सरे करवाएंगे एंड BNP लेवल्स चेक करवाएंगे। Which of the following is true for टाको? TACO के लिए कौन सा ट्रू है? टाको के लिए इसमें चेस्ट एक्सरे करवाते हैं
शोइंग कंजेशन, उसमें कंजेशन आती है, ठीक है। अलॉन्ग विथ चेस्ट एक्सरे वी गो फॉर डिस्निया, ठीक है, वी चेक फॉर डिस्निया, ठीक है। टाको इज ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड में डिस्नी आ जाता है और चेस्ट एक्सरे में कंजेशन दिखाई देती है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज सेल्स इज अफेक्टेड इन अ न्यूनेट सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक न्यूनेट है जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, उसमें कौन सा सेल जो है वो मोस्टली अफेक्ट हो रहा है? तो टाइप 2 alveolar epithelial cells, that is type 2 pneumocytes, they are primarily affected cells in the neonatal respiratory distress syndrome. It is caused by surfactant deficiency. Okay, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो होते हैं वो सर्फेक्टेंट को स्टिमुलेट करते हैं या फिर सिंथेसाइज करते हैं इन द बॉडी। अब सर्फेक्टेंट कम हो जाएगा, एल्वियोलर सरफेस टेंशन इंक्रीज कर जाएगी, एल्वियोलर कोलैप्स इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज एक टेलेक्टासिस इज इंक्रीज एंड इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज अकर्स। नेक्स्ट, ऑयल रेड जीरो स्टेन इज यूज्ड फॉर विच स्पेसिमेन? ऑयल रेड जीरो स्टेन इज यूज्ड फॉर फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी, ठीक है, ऑयल रेड जीरो स्टेन फॉर फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी। नेक्स्ट, अ 15-year-old man presents to the OPD with left-sided testicular mass and ataxia. Which of the following is most likely? अगर left-sided testicular mass बन रहा है along with ataxia in a 15-year-old man, it is most likely to be a non-Hodgkin lymphoma among the options. Ataxia का मतलब होता है in lack of voluntary muscle control. Okay, जैसे unsteady muscle का movement जो हो रही होती है वो होता है ataxia. Next, which of the following is not a test for pasteurization of milk? पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क के लिए आपके पास फॉस्फेटेज टेस्ट होता है, मिथाइनिन ब्लू टेस्ट होता है फॉर चेकिंग पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, प्लस स्टैंडर्ड प्लेट टेस्ट होता है, ठीक है। बट आयोडीन टेस्ट, इट इज़ नॉट अ टेस्ट, आयोडीन टेस्ट इज़ नॉट अ टेस्ट टू चेक फॉर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच विद अदर ऑप्शन, ठीक है। क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर, ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो एक वेक्टर है। मैन इज अ एक्सीडेंटल होस्ट, ठीक है, वो जानबूझ के हमें अफेक्ट नहीं कर रहा, वो किसी और एनिमल को भी कर सकता है क्यूलेक्स मॉस्किटो, बट मैन इज अ एक्सीडेंटल होस्ट, ठीक है। पिग इज अ एम्पलीफायर होस्ट, पिग में ये सब इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो एम्पलीफाई हो जाती है, पिग इज अ एम्पलीफायर होस्ट, ठीक है। एंड एरिड बर्ड्स, ARDEID बर्ड्स, दे आर रिजर्वोयर होस्ट, एरिड बर्ड्स के अंदर ये रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है। क्यूलिस मॉस्किटो है, रिजर्वायर है एरिस बर्ड्स, ठीक है, एम्पलीफायर है पिग और मैन इज अ एक्सीडेंटल होस्ट। 4 इमेजेस दे रखी हैं आपको, ठीक है, इसमें एच नाना इज थर्ड वन, ऐसा एच नाना दिखाई देता है। एस्कैरियस इज लाइक दिस, ये जो ब्राउन सा मास दिखाई देगा एकदम झुंड में, दिस इज एस्कैरियस। हुकवर्म इज दिस वन, ठीक है, हुकवर्म में ऐसे सेगमेंटल चीज़ें दिखाई देंगी आपको, ये उसकी एक की फोटो है हुकवर्म की। टीनिया सोलियम और टीनिया आपको दिखाई देता है ऐसा गोल, बाहर एक डार्क कलर की लेयर होगी, अंदर स्लाइटली लाइट और अंदर उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्लिगेट एनारोब? तो आंसर इज प्रेवोटेला अमंग द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिए, प्रेवोटेला, यर्सीनिया, बुर्कहोल्डेरिया, Trophomonas. Okay. Next, a 7-year-old non-immunized child presents to the OPD with pseudomembrane over the tonsils. Pseudomembranous presence है over the tonsils. The throat is taken and stained and examined under the microscope. कौन से आप एग्जामिनेशन की चीज़ें जो है वो इस pseudomembrane को चेक करने के लिए यूज़ करोगे? You will go for Albert stain. ठीक है, Albert staining कराई जाती है यहाँ पे। Albert stain is directly used to measure or see metachromatic volutin granules or Babes granules or Ernst granules of Corynebacterium diphtheriae. Next, which of the following cause attachment effacement lesion as shown in the image? तो EPEC आंसर है इसमें, attachment effacement, इसमें एक हाइफे जैसी मैग्नीफाइड इमेज दिखा के रखी हुई है, इसमें attachment effacement lesion है, that is done by EPEC, ठीक है। नेक्स्ट, पॉल बुर्नेल टेस्ट इज बेस्ड अपॉन व्हाट? पॉल बुर्नेल टेस्ट इज बेस्ड अपॉन हेट्रोफाइल एंटीबॉडी, ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन हेट्रोफाइल एंटीबॉडी। नेक्स्ट, एक लाइफ साइकिल दी हुई है, बोला हुआ है कि आइडेंटिफाई द वायरस, तो इट इज़ अ हर्पीज वायरस, ठीक है, हर्पीज वायरस की लाइफ साइकिल दी हुई है, उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करने को बोला है। Which of the following is a dermatitious fungi? Dermatitious fungi is Cladosporium.
ठीक है, डर्मेटाइसिस फंगाइज क्लैडोस्पोरियम। नेक्स्ट, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ज़ीनोडायग्नोसिस एक्सेप्ट व्हाट। ज़ीनोडायग्नोसिस का एग्जांपल है ब्लड फ्रॉम अ डेंगू पेशेंट इंजेक्टेड इनटू द स्टमक ऑफ एडीज मॉस्किटो एंड द मॉस्किटो इज यूज्ड फॉर द हमारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद सैंड फ्लाई इज अलाउड टू बाइट अ हैमस्टर इन्फेक्टेड विद लेशमैनियासिस एंड मतलब ये दोनों हमारे एग्जांपल है ज़ीनोडायग्नोसिस के। ज़ीनोडायग्नोसिस बेसिकली एक लेबोरेटरी ब्रेड अनइन्फेक्टेड वेक्टर होता है। अनइन्फेक्टेड वेक्टर है जिसको कि हम पेशेंट या फिर इन्फेक्टेड होस्ट के ऊपर फीड करने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद उसको चेक करते हैं कि ये अब हमारे पास एम्पलीफाई करता है, डिजीज़ को नहीं करता है। ठीक है, ज़ीनोडायग्नोसिस यूज बायोलॉजिकल एम्पलीफिकेशन और वेक्टर टू इंक्रीज द चांस ऑफ डिटेक्टिंग इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसमें गलत ऑप्शन क्या है कि रैबिट के इलियल लूप में हम टॉक्सिन स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हमने किसी को इन्फेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये ज़ीनोडायग्नोसिस नहीं है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स इंक्लूड्स व्हाट। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है एट बर्थ एंड डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड नॉलेज आता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड नॉलेज। नेक्स्ट, ड्रग रिड्यूसेस मोर्टेलिटी ऑफ अ डिजीज बट डजंट क्योर इट। एक ड्रग है जो कि मोर्टेलिटी ऑफ अ डिजीज को कम कर रहा है मगर क्योर नहीं करता उसको। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन दिस केस। इसमें प्रेवलेंस जो है ड्रग की वो डिजीज़ की वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि ड्रग सिर्फ मोर्टेलिटी कम कर रहा है, डिजीज़ को हटा नहीं रहा। तो जितने जितने लोगों को डिजीज़ फैलेगी उसमें उसकी डिजीज़ की प्रेवलेंस इंक्रीज़ कर जाएगी इन द पॉपुलेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी में यू हैव मैचिंग, you have inference of results and you have selection of subjects. Matching, inference of results and selection of subjects are in case control study. They are part of case control study. Follow up जो है वो case control study का part नहीं होता है। ठीक है, follow up is not a part of case control study. Next, which of the following is most suited to find out the strength of association between exposure and output. Exposure और output के बीच में हमारा जो बेस्ट एसोसिएशन निकलता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटपुट, वो निकलता है बाय कोहोर्ट स्टडी। ठीक है, किससे निकलता है? कोहोर्ट स्टडी से। नेक्स्ट, मेटा एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट। मेटा एनालिसिस में यू हैव सिलेक्शन, यू हैव एब्स्ट्रैक्शन एंड देन यू हैव एनालिसिस। सिलेक्शन, एब्स्ट्रैक्शन एंड देन एनालिसिस। रैंडमाइजेशन मेटा एनालिसिस के अंदर नहीं होता है। ठीक है, द फोर्थ ऑप्शन दैट इज रैंडमाइजेशन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेटा एनालिसिस। नेक्स्ट, रिसेंट इंक्रीज इन द एनसीडी। रिसेंट इंक्रीज इन द एनसीडी इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। या एनसीडी का मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, रिसेंट इंक्रीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। नेक्स्ट, एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इम्प्लीफाइज व्हाट। एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इट इम्प्लीफाइज जनरलिसेबिलिटी। ठीक है, जनरलिसेबिलिटी उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट, इट इज डिफाइंड एज जनरलिसेबिलिटी। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी सब यूनिट वैक्सीन इज डिराइव फ्रॉम एंटीजन। हेपेटाइटिस बी की सब यूनिट वैक्सीन जो होती है वो HBS एंटीजन से डिराइव की जाती है। HBS एंटीजन से हेपेटाइटिस बी सब यूनिट वैक्सीन जो है वो डिराइव की जाती है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक हमारा नॉर्मल है जिसमें कि बीच का बार जो है दैट इज इक्वल, इट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दूसरा आता है जिसके ऊपर 2 डॉट्स लगाए हुए हैं, 2 डॉट्स लगे हुए ऊपर रेड कलर के और बीच में बार है दैट इज़ ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, इट इज़ आउटियर्स हमारा स्क्यू, आउटियर्स क्यू बोलते हैं इसको, जिसमें 2 डॉट ऊपर आ जाते हैं, मतलब इसका कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन बार के बाहर आ रहा है। फिर आता है थर्ड, हमारे पास नीचे वाला डब्बा बड़ा है, ऊपर वाला डब्बा छोटा है, इट इज़ नोन एज नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, इट विल बी नोन एज नेगेटिवली स्क्यूड। चौथे वाले में हमारा ऊपर वाला डब्बा बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। ठीक है, तो इट विल बी नोन एज पॉजिटिवली स्क्यूड। एज एडजस्टेड मोर्टेलिटी रेट्स आर यूज्ड इन व्हाट। एज एडजस्टेड मोर्टेलिटी रेट्स are used to compare the mortality rates of 2 different populations. 2 different populations के mortality rate को compare करने के लिए हम age adjusted mortality rates को use करते हैं। Next, what is the cause of C wave in JVP? C wave is due to isovolumetric ventricular contraction. Isovolumetric ventricular contraction की वजह से C wave आती है। ठीक है, isovolumetric ventricular contraction की वजह से C wave आती है। Next, all of the following drugs are used in the treatment of the conditions as shown in the figure. आपको ट्रीटमेंट दिखाई हुई है ऑफ द एक्ने वल्गारिस। ठीक है, एक्ने वल्गारिस की इमेज दे रखी है।
सो आप टॉपिकल टाजरोटीन यूज़ कर सकते हैं, टॉपिकल रेटिनॉइड्स यूज़ कर सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड्स यूज़ कर सकते हैं टू किल द बैक्टीरिया दैट इज़ प्रेजेंट इन द एक्ने, ठीक है। बट यू विल नॉट यूज़ टॉपिकल फ्लोरोसिनोलॉन, ठीक है। टॉपिकल फ्लूसिनोलॉन इज़ नॉट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने वल्गैरिस, ठीक है। टॉपिकल फ्लूसिनोलॉन यूज़ नहीं होता है। Based on the given serological test results, identify the type of stage of hepatitis the patient is in. देखो इसमें HBS एंटीजन नेगेटिव है, HBC एंटीजन नेगेटिव है, HBE एंटीजन नेगेटिव है, HBV DNA नेगेटिव है, IgH anti-HBC is negative. Only thing that is positive is IgG anti-HBC antigen, ठीक है। Only thing that is positive is IgG anti-HBC antigen. This patient has recovered from hepatitis B, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही चीज़ पॉजिटिव है दैट इज IgG विद anti-HBC पॉजिटिव, तो ये पेशेंट रिकवर हो चुका है फ्रॉम द hepatitis B infection. Next, what is the mechanism of action of cyclosporine? Mechanism of action of cyclosporine is a calcineurin inhibitor. ठीक है, it is a calcineurin inhibitor. Next, a 45-year-old chronic smoker. 45-year-old chronic smoker है. He presents to you with the shortness of breath, bilateral pedal edema, right abdominal pain. On examination, his JVP was found to be elevated. ठीक है, JVP एलिवेट हो चुका है. लिवर इज पैल्पेबल 8 सेंटीमीटर बिलो द राइट कॉस्टल मार्जिन. 8 सेंटीमीटर बिलो चला गया, बिलो द राइट कॉस्टल मार्जिन. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर्स इज अंडर फंक्शनिंग इन दिस पेशेंट? इसमें राइट वेंट्रिकल इज अंडर हाई फंक्शनिंग इन दिस पेशेंट. आंसर इज राइट वेंट्रिकल इज हाई फंक्शनिंग. ठीक है. So female presents with greenish vaginal discharge and pruritus. On colposcopy, strawberry cervix was noted. Strawberry cervix. What is the drug of choice in this condition? Drug of choice for this condition will be metronidazole. ठीक है. Mostly it is an anaerobic infection, so the drug of choice is metronidazole. Next, a patient with grade 2 pulmonary artery hypertension. ठीक है. Grade 2 pulmonary artery hypertension है, whose vasoreactivity test was negative. Vasoreactivity test was negative. Which of the following is a preferred management of this grade 2 pulmonary artery hypertension? आपको oral ambrisentan procedure करना पड़ता है. Oral ambrisentan procedure. Oral ambrisentan जो होता है वो एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है. ये ब्लॉक कर देता है एंडोथेलिन 1 को, दैट मीडिएट्स द वेजोकंस्ट्रिक्शन. ठीक है. अब वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाती है तो इसका फाइनल इफेक्ट आ जाता है कि हमारा जो वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है जो हाइपरटेंशन है वो घट जाएगी. बट इफेक्ट्स क्या रहते हैं इसमें? पेरिफेरल एडीमा हो जाता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, इसकी बहुत ज़्यादा होती है, एंड इट इज़ अ टेरेटोजेनिक, सो इट कैन नॉट बी यूज इन फीमेल्स हु आर प्रेग्नेंट. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेमडेसिविर इज व्हाट? इज इनहिबिशन ऑफ RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. रेमडेसिविर जो होता है वो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है. नेक्स्ट, अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू द OPD विद nausea and headache. Main complaint, nausea and headache. On evaluation, he was found to be having BP of 180 divided by 110. And the blood test shows high potassium value, that is 2 milliequivalent per liter. His ABG showed results in favor of metabolic acidosis. Alkalosis, sorry. AB arterial blood gas में metabolic alkalosis हुई है. Which syndrome could be responsible for this? तो answer is Liddle syndrome. Liddle, Liddle syndrome. It is an inherited form of high blood pressure or hypertension. This condition is characterized by severe hypertension that begins usually in early period of life. Often in childhood, although some affected individuals are not diagnosed until adulthood. A patient is on phenytoin for seizure disorder. He was prescribed sucralfate 4 times a day. मतलब phenytoin पहले से खा रहा है, अब sucralfate उसको प्रिस्क्राइब कर दिया पेप्टिक अल्सर के लिए 4 times a day. What should be the minimum duration of between consumption of these two drugs? इन दोनों ड्रग्स की कंजम्पशन के बीच में लगभग 120 मिनट का टाइम होना चाहिए. Minimum 2 hours should be there between these two drugs to be consumed. Next, a patient following head trauma was found to be having increased secretion of antidiuretic hormone. ठीक है, हेड ट्रॉमा हुआ है उसमें इंक्रीज सिक्रीशन हो गई है एंटी डायरेटिक हार्मोन की.
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इज नॉट प्रेजेंट इन दिस केस, इस केस में क्या क्या फाइंडिंग्स प्रेजेंट होगी? इस केस में प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी विल बी डिक्रीज, क्योंकि एंटी डायरेक्टिक हार्मोन इंक्रीज कर गया, इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैलिटी हो जाएगी, डिक्रीज्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन सोडियम का होगा, यूरिनरी कंसंट्रेशन सोडियम का डिक्रीज नहीं होगा। प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है सोडियम का, तो यूरिनरी कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम विल इंक्रीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इंप्रूव बायोअवेलेबिलिटी एंड प्रोलॉन्ग द एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सेक्यूनावेर? सेक्यूनावेर के साथ रिटोनावेर दिया जाता है, ठीक है। रिटोनावेर सेक्यूनावेर का बायोअवेलेबिलिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईईजी is true? EEG में 10% of healthy people have epileptiform waves on EEG. 10% of healthy people, they have epileptiform waves on EEG. Next, which of the following is an anti-epileptic drug used in treatment of neuropathic pain? Options are gabapentin, lamotrigine, carbamazepine, pregabalin. देखो, सबसे पहले gabapentin is commonly used, ठीक है। Carbamazepine is also commonly used anti-epileptic. It is and pregabalin, it is also commonly used anti-epileptic. Next, which of the following drugs is the only medication effective in preventing disability progression in patient with primary progressive multiple sclerosis? Disability को progress होने से कौन सा ड्रग बचाता है in primary multiple sclerosis? ठीक है, progressive multiple sclerosis. Ocrelizumab. Ocrelizumab यूज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेशन शुड बी अवॉइडेड इन अ पेशेंट ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा? एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में आपको एमीट्रिप्टिलिन जो है वो अवॉइड करना होता है, ठीक है। एमीट्रिप्टिलिन शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट विद एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नोवल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग? नोवल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज विलाजुडोन, ठीक है। विलाजुडोन इज अ नोवल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड टू मेजर लेंथ ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन एडल्ट्स। लेंथ ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आप कैसे मेजर करते हैं? दैट इज फ्रॉम द लेंथ ऑफ द नोज टू द ईयर, ठीक है, ट्रेगस ऑफ द ईयर तक, फिर ईयर से लेकर सीधा जीफॉइड प्रोसेस तक। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन एडल्ट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन opioid antitussive agent? Opioid antitussive agent is levopropozipine, ठीक है। Levopropozipine is a antitussive agent that is opioid derivative. Next, most common cause of bladder outlet obstruction in male child is what? Bladder outlet obstruction in male child, इसका सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है posterior urethral valve, ठीक है। Bladder आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन मेल चाइल्ड, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व सबसे ज़्यादा मेन कॉज होता है। नेक्स्ट, मोस्ट इफेक्टिव सेसेशन एजेंट व्हेन यूज्ड एज मोनोथेरेपी फॉर स्मोकिंग सेसेशन इज व्हाट? स्मोकिंग सेसेशन के लिए यू यूज वेरिनिसिलिन, ठीक है, वेरिनिक्लाइन बोलते हैं इसको। ये मोस्ट इफेक्टिव सेसेशन एजेंट है दैट इज यूज्ड एज अ मोनोथेरेपी फॉर स्मोकिंग सेसेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम? देखो, लीकिंग ऑफ यूरिन वाइल कफिंग इज अ यूरिनरी ट्रैक सिम्टम, ठीक है। अर्ज टू यूरिनेट इमीडिएटली, वो भी यूरिनरी ट्रैक सिम्टम होता है। और इनकंटिनेंस ड्यूरिंग स्लीप इज ऑल्सो अ यूरिनरी ट्रैक सिम्टम, ठीक है। मगर इंटरकोर्स इनकॉन्टिनेंस ड्यूरिंग इंटरकोर्स इट इज़ नॉट अ यूरिनरी ट्रैक सिम्टम, ठीक है। बेसिकली यूरिनरी ट्रैक सिम्टम जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद द फेजेस ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो फेजेस ऑफ मैच्योरेशन के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द ओनली मेडिकेशन दैट इज यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग डिसेबिलिटी प्रोग्रेशन इन अ पेशेंट विद मल्टीपल प्रोग्रेसिव स्क्लेरोसिस, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस? तो आंसर इज ocrelizumab. Next, a patient comes to you in the OPD and complains of hematuria. Urine cytology reveals high grade transitional cell cancer. CT scan में एक मास दिखाई देता है ब्लैडर के ऊपर that is 2 × 2 centimeter in size. What will be your next step? You will go for transurethral resection of the tumor. Okay, you will go for transurethral resection of the tumor. Next, dose of carbetocin for postpartum hemorrhage. Dose of carbetocin for postpartum hemorrhage is how much? It is 100 microgram IV over 1 minute, ठीक है। 100 microgram आप IV डोज दोगे over 1 minute. Next, identify the components of Reynolds Pentax.
रेनॉल्ड्स पेंटैक्स के कंपोनेंट आपने आइडेंटिफाई करने हैं. फर्स्ट इज फीवर, सेकंड इज हाइपोटेंशन, थर्ड इज ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, फोर्थ इज पेन एंड फिफ्थ इज जॉन्डिस. ठीक है. रेनॉल्ड्स पेंटैक्स में आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल साइट्स होते हैं, जैसे कि एक्यूट कोलेंजाइटिस में आपको दिखाई देते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ कैरकॉट्स ट्रायड. ठीक है, कैरकॉट ट्रायड होता है इसके अंदर. कैरकॉट ट्रायड में आपका फीवर आता है, चिल्स आते हैं, या फिर RUQ पेन होती है, RUQ पेन. ठीक है. जॉन्डिस होता है, एज वेल एज देयर इज डिलीरियम, लेथार्जी एंड शॉक. Next, a 60-year-old female patient presents to hospital for routine checkup. She attained menopause at 52 years of age and has a past history of collar fracture. ठीक है, पास्ट हिस्ट्री उसकी कॉले की फ्रैक्चर की. डेक्सा स्कैन वॉज डन. टी स्कोर इसका 2.5 है. व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट? इसमें वी आर गोइंग टू गिव एलेंड्रोनेट. देखो, इसमें हम सिंपल टी स्कोर के बेसिस पे चेक कर रहे हैं. टी स्कोर लेस देन 2.5 है ऑन डेक्सा ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब पेशेंट को फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है टू सप्रेस द ऑस्टियोपोरोसिस, ताकि बोन्स बहुत जल्दी ना खत्म हो जाए. ठीक है, इसके लिए यू विल गिव बिसफॉस्फोनेट, जो कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम कर देगा. ठीक है, जो बोन को तोड़ने वाली एक्टिविटी होती है उसको कम कर देगा. या आप रिस्ट्रोनेट दे सकते हो या आप जोलिड्रोनिक एसिड दे सकते हो. प्लस आपको कैल्शियम देना पड़ेगा, विटामिन डी देना पड़ेगा. ठीक है, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, फॉल प्रिवेंशन और स्मोकिंग और अल्कोहल रिडक्शन करना पड़ेगा. Which of the following statements are correct regarding hepatocellular carcinoma? Hepatocellular carcinoma में global incidence of hepatocellular carcinoma is rising. It's a correct statement. NASH, NASH and NAFLD ये दोनों जो है रिस्क फैक्टर्स होते हैं hepatocellular carcinoma के अंदर. ठीक है. तीसरा, TACE, TACE is done for multinodular tumor in the case of hepatocellular carcinoma. Next, what is the prenatal dose of dexamethasone given for lung maturation in premature infants? Premature infant अगर पैदा हुआ है तो उसमें हम देते हैं डोज दैट इज 6 मिलीग्राम, 4 डोजेज 12 आवर्स अपार्ट. 12 घंटे के बाद हम 6 मिलीग्राम की 4 डोजेज देते हैं 12 घंटे के बाद ऑफ डेक्सामेथाजोन. ठीक है, इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कोलन कैंसर? कोलन कैंसर के रिगार्डिंग क्या क्या ट्रू है? कोलन कैंसर कैन बी हेरिडिटरी, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. कोलन कैंसर्स फ्रीक्वेंटली मेटास्टाइज टू लिवर. कोलन कैंसर क्या करते हैं, वो फ्रीक्वेंटली मेटास्टाइज कर जाते हैं इनटू द लिवर, इट्स ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. तीसरी स्टेटमेंट है कि राइट एंड लेफ्ट कोलन कैंसर्स हैव डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. राइट और लेफ्ट कोलन कैंसर की डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है. नेक्स्ट, मेटफॉर्मिन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कोलन कैंसर. ये चौथी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है. ओके, मेटफॉर्मिन रिड्यूस करेगी रिस्क ऑफ कोलन कैंसर. राइट और लेफ्ट कोलन कैंसर डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है. कोलन कैंसर फ्रीक्वेंटली मेटास्टाइज करते हैं इनटू लीवर और कोलन कैंसर्स आर हेरिडिटरी. नेक्स्ट, अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक लिवर सिरोसिस प्रेजेंट्स विद एसाइटिस. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डायरेटिक दैट कुड बी यूज्ड इन दिस पेशेंट? बेस्ट डायरेटिक दैट कुड बी यूज्ड इज एपिलेरेनॉन. एपिलेरेनॉन जो है वो एसाइटिस के पेशेंट में एज अ डायरेटिक यूज किया जाता है. नेक्स्ट, आपको एक ग्रीन रीडिंग वाला एक कैनुला दिखाया हुआ है, तो उसमें फ्लो रेट पूछा है कितना होगा. फ्लो रेट इज 86 ml पर मिनट. ग्रीन रीडिंग वाला कैनुला है तो उसमें फ्लो रेट होता है 86 ml पर मिनट. नेक्स्ट, 65-year man comes to the OPD with a history of fall. He was hypertensive with a history of arterial fibrillation and presents on captopril, atenolol, aspirin and amiodarone. 4 ड्रग्स ले रहा है, कैप्टोप्रिल ले रहा है, एटिनोलॉल ले रहा है, एस्पिरिन ले रहा है, एमिडेरॉल ले रहा है. ही प्रेजेंट्स विद द फॉलोइंग फाइंडिंग एंड इज शोन इन द इमेज. व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट? पूरा पेशेंट जो है वो हल्का काला हो चुका है उसका स्किन. ठीक है, होठ पूरे नीले हो चुके हैं, एकदम नीचे को हो चुकी है. इट इज़ एमिडेरॉन इंड्यूस स्किन लीजन. ठीक है, इट्स अ टिपिकल एमिडेरॉन इंड्यूस स्किन लीजन. ठीक है, वो सिल्वर टॉक्सिसिटी के साथ हम वो कर सकते हैं, उसको मिसमैच कर सकते हैं, बट उसी के जैसी पूरी स्किन जो होगी वो काली दिखेगी, ऐसा लगेगा कि धूल जमी हुई है पूरी स्किन के ऊपर. ठीक है. पेशेंट अंडरवेंट मैस्टेक्टोमी एंड द ड्रेन वाज केप्ट. मैस्टेक्टोमी हुई है, ड्रेन केप्ट रखी है. व्हाट टाइप ऑफ ड्रेन इज दिस? एक बिल्कुल पंप वाली ड्रेन दिखाई हुई है इन्होंने. इट इज़ अ क्लोज्ड टाइप ऑफ ड्रेन. ठीक है, पंप वाली ड्रेन दिखाई हुई है एकदम, जो कंप्रेस हो सकती है और खुल सकती है. ग्रीन कलर की उसके ऊपर चीज़ें लगी हुई हैं. ठीक है, इट इज़ अ क्लोज्ड टाइप ऑफ ड्रेन. नेक्स्ट, अ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन is defined as inability to attain goal blood pressure in spite of the concurrent use of 3 antihypertensive agents of different classes prescribed at optimal dosing
इंक्लूडिंग व्हाट्स, ठीक है। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हम तब बोलते हैं जब हम 3 डिफरेंट सब क्लासेस के ड्रग्स दे रहे हैं हाइपरटेंशन को रोकने के लिए, बट स्टिल इट इज़ अनएबल टू अटेन द गोल ऑफ लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो उसमें से एक हमारे पास होता है डायूरेटिक्स जो हमें देते हैं, जो जैसे हम थायजाइड डायूरेटिक्स हो गए, ठीक है। ऐसे ड्रग्स जो हम देते हैं ताकि हम हाइपरटेंशन को कम कर सकें, ठीक है। The patient was taken up for appendicectomy and was given an initial grid iron incision initially, which was later converted into Rutherford Morrison incision. Which of these structures are cut during the conversion? Rutherford Morrison incision में कन्वर्ट हुआ है बाद में, इनिशियली वो ग्रिड आयरन इंसिजन दिया गया उसमें, ठीक है। तो इसमें आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स अब्डोमिनिस, ये तीनों हमारे जो हैं वो इंसाइज होते हैं। रेक्टस अब्डोमिनिस इंसाइज नहीं होता है, ठीक है। कौन कौन इंसाइज हो रहा है? एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स अब्डोमिनिस, ये 3 इंसाइज होते हैं। रेक्टस अब्डोमिनिस इंसाइज नहीं होता है। नेक्स्ट, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद ग्रेड 2 पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, वेजोरिएक्टिव स्टिमुलेशन टेस्ट इज नेगेटिव। वेजोरिएक्टिव स्टिमुलेशन टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। विच इज प्रेफर्ड इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट? प्रेफर्ड इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट इज एम्ब्रीसेंटन। क्या देते हैं इसको? एम्ब्रीसेंटन देते हैं फॉर ग्रेड 2 पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन वेजोरिएक्टिव स्टिमुलेशन टेस्ट जहाँ पे नेगेटिव हो। नेक्स्ट, पेशेंट प्रेजेंट्स टू द ओपीडी विद मिड लाइन नेक स्वेलिंग। ओपीडी गए हैं विद मिड लाइन नेक स्वेलिंग विच मूव्स ऑन डीग्लूटिनेशन। मिड लाइन की नेक स्वेलिंग है, मूव्स ऑन डीग्लूटिनेशन। उसको टैकीकार्डिया भी है, उसको एक्सोप्थैल्मोसिस भी है। व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन दैट आर रिक्वायर्ड इन दिस केस? इस केस में आप थायराइड स्कैन करवाएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, यूएसजी नेक करवाएंगे और एंटी थायराइड एंटीबॉडीज दैट इज ATA ये टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। FNAC नहीं करवाएंगे, यू विल नॉट गो फॉर FNAC इन दिस केस, ठीक है। थायराइड स्कैन कराओगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराओगे, यूएसजी चेक करोगे और एंटी थायराइड एंटीबॉडीज चेक करोगे। अ पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक हुई है पेशेंट को, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हो रहेगी यहाँ पे? क्लस्टर हेडेक में सबक्यूटेनियस सुमाट्रिप्टिन दिया जाता है। सबक्यूटेनियस सुमाट्रिप्टिन जो है वो क्लस्टर हेडेक में दिया जाता है। नेक्स्ट, अ 20-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ RTA एंड इंजरी टू लेफ्ट फोरआर्म, ठीक है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, लेफ्ट फोरआर्म चली गई है। ऑन एग्जामिनेशन ब्रेकियल आर्टरी laceration of 3.5 mm is seen. What is the next best method for repairing this case? तो इसमें आप segmental resection करोगे of the vessel with reverse saphenous vein graft. Segmental resection of the vessel with the reverse saphenous vein graft. How much dose of dopamine acts preferably on beta 1 receptors? Beta 1 receptors पे act करने के लिए हमारे पास 2 से 10 माइक्रोग्राम हमारे पास डोपामिन की डोज होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, 2 to 10 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट, कैटेगरी A, B, C, D, X डिविजन ऑफ ड्रग्स आर बेस्ड ऑन व्हाट? दे आर बेस्ड अपॉन सेफ्टी इन प्रेगनेंसी, ठीक है। ये जो डिफरेंट क्लासेस दी गई हैं कि ये इस बेसिस पे दी हैं कि ये प्रेगनेंसी में कितने सेफ हैं या कितने अनसेफ है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स डेटा ऑफ AUC of drug A alone and AUC of drug A when combined with drug B, ठीक है। मतलब उसका एरिया ऑफ कर्व दिखा रहा है कि कितना उसका काम है। P वैल्यू जो है दैट इज लेस देन 0.01। P वैल्यू कितनी है? इट इज लेस देन 0.01। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज ड्रग्स इज करेक्ट, ठीक है। ड्रग A अलोन जो है वो उसका P वैल्यू है, एरिया अंडर द कर्व है दैट इज 550 प्लस माइनस 150। ड्रग A प्लस B जो है इसमें एरिया अंडर कर्व इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब एक्शन का जो कर्व है वो इंक्रीज कर जा रहा है। इसमें 850 प्लस माइनस 150 का कर्व जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ड्रग B जो है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग A का वो कम कर दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो ड्रग A का कम कर दे रहा है, ठीक है। तभी ड्रग A जो है वो अपना ज़्यादा एक्शन जो है एरिया अंडर द कर्व शो कर पा रहा है। नेक्स्ट, अनायनिक and slightly acidic drugs usually bind to what? Anionic and slightly acidic drugs will usually bind to albumin. Next, the elimination rate constant of a drug is 0.05 per hour. Elimination rate constant जो है 0.05 per hour है. What is its half life? Its half life will be 13.9 hours. तो हम हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं? हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0 जो हमारा 0.69
3 डिवाइडेड बाय k होता है। तो 0.693 डिवाइडेड बाय k हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज 0.05। इट रफली कम्स आउट टू बी 13.9। नेक्स्ट, अ क्लास 2 केस विद mod 1 हैव हाउ मेनी पाथ्स ऑफ इंसर्शन। अगर क्लास 2 केस है विद mod 1 तो उसका पाथ ऑफ इंसर्शन एक ही होगा। द क्लास 2 केस विद मॉडिफिकेशन 1 विल हैव सिंगल पाथ ऑफ इंसर्शन। दिस इज बिकॉज द मॉडिफिकेशन स्पेस हैज 2 guiding planes and the 2 sides of the arch are connected by a rigid major connector. The side having modification space governs the path of insertion. Next, a patient is considered as a subnormal gag patient falls under which classification of gag given by CD, given for CD by House. ठीक है, तो आता है क्लास 2 क्लासिफिकेशन के अंदर। जो CD की हमारे पास हाउस की क्लासिफिकेशन थी पैलेटल सेंसिटिविटी की, उसमें क्लास 1 वाज नॉर्मल, क्लास 2 वाज सब नॉर्मल, दैट इज हाइपोसेंसिटिव, मतलब उसको नॉर्मल गैग से कम गैग आ रहा है। क्लास 3 आता है सुपर नॉर्मल, मतलब वो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट होता है, उसको नॉर्मल से ज़्यादा गैग आ रहा होता है। नेक्स्ट, अ पेशेंट डिजायरिंग अ CD वाज इवैल्यूएटेड एंड नोटेड दैट ही हैज़ क्लास 3 सलाइवा। What does this mean? क्लास 3 सलाइवा का क्या मतलब होता है? क्लास 3 सलाइवा का मतलब होता है कि वहाँ पे जेरोस्टोमिया है और रिमेनिंग जो सलाइवा है वो म्यूसिनस है, मतलब वो बिल्कुल सीम जैसा सलाइवा निकल रहा है। क्लास 1 में नॉर्मल क्वालिटी होती है सलाइवा की और क्वांटिटी भी नॉर्मल होती है। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेज आर आइडियल इन क्लास 1 सलाइवा। क्लास 2 सलाइवा के अंदर एक्सेसिव सलाइवा बनना शुरू हो जाता है। क्लास 2 के अंदर एक्सेसिव सलाइवा विल बी फॉर्मिंग, इट कंटेन्स मच म्यूकस। क्लास 2 जो है वो ज़्यादा म्यूकस कंटेन करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ मिड लाइन डेविएशन एक्सेप्टेड इन CD? ऑप्टिमम लेवल जो थी वो 0 to 2 मिलीमीटर है, उसके आगे मिड लाइन डेविएशन नहीं होनी चाहिए। इफ देयर इज एनी डेविएशन द डिस्टेंस शुड बी रिकॉर्डेड, इट शुड बी मार्क्ड एज एक्सेप्टेबल if it is less than 2 millimeter deviation, or if it is more than 2 millimeter it will be unacceptable. Those who while suffering from ill health are seriously concerned about appearance and efficiency of artificial dentures, they are reluctant to accept the device of a physician and dentist and are unwilling to submit to the removal of their artificial teeth. These come under which classification of patients? These are exacting patients. ठीक है, exacting patient वो होता है जो कि अभी सफ़र कर रहा है फ्रॉम ill health, ठीक है, वो सीरियसली कंसर्न्ड है अबाउट अपीयरेंस एफिशिएंसी ऑफ आर्टिफिशियल डेंचर, लेकिन फिर भी वो फिजिशियन की एडवाइस को सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, कि वो अपना आर्टिफिशियल डेंचर निकाल ले। जो डेंचर की वजह से दिक्कत है उसको नहीं छोड़ना चाहता। जो डेंचर को वियर कर रहे हैं अनसेटिस्फैक्टरली in the appearance and usefulness, and who doubt the ability of the dentist to render a satisfactory treatment, and those who insist on a written guarantee or expect the dentist to make repeated attempts to please them. These patients are precise above average in intelligence and are concerned in their dress and appearance, usually dissatisfied by the previous treatment, do not have confidence in their previous dentist nor in the upcoming dentist. It is very difficult to satisfy them, but once satisfied, they become dentist's greatest supporter. Vitalium occlusal teeth were introduced by who? Vitalium occlusal teeth were introduced by Hardy. ठीक है, Vitalium occlusal teeth जो थे वो Hardy ने इंट्रोड्यूस करे थे। Hardy designed the first metal insert tooth that is called as Vitalium occlusal. Here each tooth will look like fusion of 2 premolars and 1 molar. On the occlusal surface of these teeth, Vitalium ribbon is embedded in a zigzag pattern. Next, false about crossbite teeth is what? इसमें गाइसी ने 1927 में डिज़ाइन किया था क्रॉसबाइट का टूथ, ठीक है। टीथ आर यूज्ड इन जॉ डिस्क्रिपेंसी केसेस एंड टीथ जो क्रॉसबाइट के टीथ होते हैं वो रेयरली यूज़ किए जाते हैं। दीज आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। चौथी जो गलत स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि जो क्रॉसबाइट के केसेस होते हैं उसमें लिंगुअल कस्प जो है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉसबाइट में जा रहा है तो उसमें लिंगुअल कस्प हम एब्सेंट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दीज टीथ are used in jaw discrepancy cases leading to posterior crossbite relationship. Here the buccal cusp of the maxillary teeth are absent. Buccal cusp of the maxillary teeth are absent. Instead there is a large palatal cusp. ठीक है, buccal cusp rudimentary होंगी या फिर absent होंगे और उसकी जगह पे large palatal cusp होता है which rests on the lower tooth. Gysi GYSY ने in 1927 designed a cross-bite tooth. ठीक है, इन्होंने क्रॉस बाइट टूथ को डिजाइन किया था 1927 में। नेक्स्ट, इन एडिशन टू मैंडिबुलर इन्वॉल्वमेंट बाइलेटरल मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी इन्वॉल्वमेंट इज सीन। दिस फीचर ऑफ चेरुबिज्म इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट?
It is indicative of grade 2 clinical presentation. Clinical presentation में 1976 में फोर्डाइस ने डिस्क्राइब किया था ग्रेड ऑफ चेरुबिज्म. ग्रेड 1 में माइल्ड चेरुबिज्म था, दैट इज माइल्ड, bilateral, symmetrical, posterior mandibular expansion, imparting chubby appearance to the face. Grade 2, that is in addition to mandibular involvement, bilateral maxillary tuberosity will be seen. Mandibular involvement के बाद bilateral maxillary tuberosity भी देखी जाती है. Grade 3 में क्या था? More extensive generalized involvement of posterior and anterior regions of the mandible and maxilla is seen. More extensive generalized involvement of posterior and anterior regions of maxilla and mandible in grade 3. Extensive maxillary involvement causes stretching of the skin of the upper face to expose the sclera of the eyes, which have given upturned to heaven gaze. Grade 4 में normally coronoid process and the condylar process are spared in cherubism, but in extreme cases of grade 4, there will be involvement of both the coronoid and condylar cases or processes. Cyst-like radiolucency with internal calcific radiopicities. Internal calcific radiopicity present है. Patched mottle appearance present है. ठीक है. It describes which stage of periapical segmental dysplasia. इसमें आंसर है stage 2. Next, which of the following is contraindicated in fibrous dysplasia? Fibrous dysplasia के अंदर हमें रेडिएशन थेरेपी नहीं देनी होती. ठीक है. MRI is not contraindicated, scintigraphy is not contraindicated, CT exposure is not contraindicated, but radiation therapy is contraindicated in fibrous dysplasia because there is a higher risk of developing bone sarcoma. Next, fibrous dysplasia is associated with soft tissue myxomas, usually intramuscular, and is seen in what? It is seen in Maza-Brought's syndrome. ठीक है, किस syndrome में दिखाया जाता है? Maza-Brought's syndrome में. क्या दिखाई देता है? Fibrous dysplasia associated with soft tissue myxomas and usually intramuscular. ठीक है, in Maza-Brought's syndrome. Next, vascular osteoid and bone forming benign tumor characterized cytologically by abundant presence of actively proliferating osteoblast and moderate number of multinucleated giant cells in the osteoid tissue is known as what? It is known as benign osteoblastoma. ठीक है, सबसे पहले giant osteoid osteoma इसको बोला गया था by Darlene and Johnson in 1954. It is presently accepted term is benign osteoblastoma. It is suggested by Jaffe and Lichtenstein in 1956. The lesion is rather uncommon in the jaws, seen in long bones and vertebrates. ठीक है, size is greater than 2 centimeter in diameter. इसका size जो होता है वो 2 centimeter in diameter से ज़्यादा बड़ा होता है. Next, for the surgical tumor removal post maxillectomy, branches of the maxillary artery in which area require ligation. तो उसमें टेरिगो मैक्सिलरी एरिया की जो आर्टरी होती है, मैक्सिलरी आर्टरी, वहाँ पे हम लाइगेशन कर देते हैं. ब्रिस्क ब्लीडिंग इज एक्सपेक्टेड विच इज कंट्रोल्ड विद पैकिंग एंड इलेक्ट्रोकॉटरी. ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी इन द टेरिगो मैक्सिलरी फिशर एरिया may require ligation. While the packing is in place, the specimen should be inspected to make sure that complete tumor has been excised. While performing maxillectomy by Weber-Ferguson incision, the eyelids are closed temporarily by taking what? By taking tarsorrhaphy sutures. By taking tarsorrhaphy sutures. Access to the maxilla is generally obtained by designing a classic Weber-Ferguson incision. The eyelids are closed temporarily by taking tarsorrhaphy sutures. For aesthetic good result, it is recommended to tattoo the vermilion border and the other points on both the sides of incision with methylene blue. Next, segmental resection including the condyle, that is this articulation, extraoral approach of tumor. Resection involves which approach? Resection में हम दोनों hind approach भी use कर सकते हैं and Ridson approach भी use कर सकते हैं. The surgical approach through the combined effect of post-ramal hinds and submandibular Ridson incision is placed at least 2 cm below and parallel to the inferior and posterior border of the mandible. After this incision, through the skin, subcutaneous tissue, platysma is taken. The dissection plane is made deep into the platysma along with the investing fascia to inferior border of the mandible. Next, whenever the anterior portion of the mandible is removed, it is mandatory to hold which muscle? देखो anterior जो portion of the mandible है वो genioglossus को hold करके रखता है. It holds genioglossus. Whenever the anterior portion of the mandible is removed, it is mandatory to hold the genioglossus muscles with the hemostat prior to separation from the specimen, and then these muscles should be secured with the suture in forward position to soft tissues of the chin or to prevent
एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द टंग फॉल, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे, अगर इसको पकड़ के नहीं रखेंगे मसल को, तो ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा ड्यू टू टंग फॉल, जीनियोग्लॉसस मसल। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ इंट्राओरल सर्जिकल मार्जिनल रिसेक्शन और रिसेक्शन विदाउट कंटिन्यूटी डिफेक्ट और पेरिफेरल ऑस्टियोटोमी और एन ब्लॉक रिसेक्शन एक्सेप्ट व्हाट। देखो क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं उसमें। एक्सीजन ऑफ ओवरलाइंग मसल हो जाती है, मसल टिश्यू भी दैट इज इन्वॉल्व इन द लीजन, और जो इसको फैसिलिटेट कर रहा है वो भी रिमूव हो जाता है। ईजी एक्सेस फॉर एप्लीकेशन ऑफ आर्च बार्स, देयर इज एन ईजी एक्सेस फॉर एप्लीकेशन ऑफ आर्च बार्स। फिर एन एक्स्ट्रा ओरल टिश्यूज आर प्रिजर्व्ड फॉर लेटर रिकंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा ओरल टिश्यूज को बाद में रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम प्रिजर्व करा जा सकता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं। देयर इज द कंटामिनेशन ऑफ द सर्जिकल वुंड बाय ओरल फ्लोरा, lack of dependent drainage in the dead space, difficult access to most of the posterior portion of the mandible, the risk of damage to the branches of internal maxillary artery and deep in the wound, जो deep in the wound present है उनमें damage का chance ज़्यादा रहता है। Next, immediate bone graft reconstruction by oral route and has highest rate of infection and loss of bone graft, that is 30%. Next, a patient with lytic lesions on the skull is suspected of a diagnosis of Langerhans cell histiocytosis. Langerhans cell histiocytosis का diagnosis है। Which of the following finding is characteristically seen during the histopathological examination? तो उसमें histiocytes दिखाई देते हैं, ठीक है। इन Langerhans cell histiocytosis में histiocytes दिखाई देते हैं, okay? External validity of a screening test is related to what? External validity of a screening test is related to generalizability. Generalizability is a measure of how useful the results of the study are for broader group of people or situations. If these results of the study are broadly applicable to many different type of people or situations, the study is said to have good generalizability. मतलब एक ही study को अगर हम broad group of people पे लगा पा रहे हैं तो it has good generalizability. Next, a patient with chronic fatigue, lymphadenopathy presents to the OPD. This peripheral smear shows presence of smudge cells, smudge cell present है। Which of the following additional investigations will you do to arrive at a diagnosis? आप यहाँ पे flow cytometry करेंगे to arrive at a diagnosis. Flow cytometry is a technology that rapidly analyzes single cells or particles as they flow past the single or multiple lasers while suspended in a buffered salt-based solution. Each particle is analyzed for visible scattered light, one और मल्टीपल फ्लोरेसेंस पैरामीटर्स के लिए उसको एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट, एक लाइव किडनी की इमेज दे रखी है जिसमें कि ऊपर वाले हॉर्न के पास इन्होंने एरो बना के रखा हुआ है, ऊपर वाला जो लोब है किडनी का उस पर एरो बना के रखा हुआ है। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विसरा इज रिलेटेड टू द मार्क्ड एरिया ऑफ द लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी के ऊपर वाले एरिया के पास कौन सा चीज़ आपके प्रेजेंट होता है? तो आंसर इज स्टमक, स्टमक इज प्रेजेंट। द मार्क्ड एरिया इज अ ट्राइंगुलर रीजन बिटवीन द सुप्रारेनल एंड स्प्लीनिक एरियाज and it is in contact with the stomach. Next, a 5-year-old presents with frontal headache, fever, progressive swelling of the area of the forehead. CT scan शो करता है कि इमेज है उसके आगे के हेड पे जो है वो swelling सी प्रेजेंट है। The given condition is due to what? It is due to the subperiosteal frontal sinusitis, ठीक है, subperiosteal frontal sinusitis, subperiosteal frontal sinusitis. Pot puffy tumor, it is osteomyelitis of the frontal bone with associated subperiosteal abscess causing swelling and edema over the forehead and the scalp. This is a complication of frontal sinusitis or trauma. Next, true regarding CORADS is what? CORADS का मतलब होता है COVID rats, that is COVID-19 reporting and data system. जो 0 है वो इंटरप्रेटेबल नहीं है। 1 का मतलब होता है हाईली अनलाइकली कोविड है, 2 का मतलब होता है अनलाइकली इट इज़ कोविड, 3 का मतलब होता है इट इज़ इक्विवोकल टू द कोविड, अनक्लियर है कि कोविड प्रेजेंट है या नहीं है। 4 का मतलब होता है कि abnormalities suspicious for COVID-19 are there, there are abnormalities suspicious for COVID-19। 5 का मतलब होता है कि टिपिकल कोविड का हमारे पास फीचर्स प्रेजेंट है, ठीक है, कि 5 इज़ द टिपिकल टाइप ऑफ कोविड। CORAOS इज़ CORADS, ठीक है, कोरैड्स, ये अगर 5 इसमें स्कोर मिला है तो इट इज़ टिपिकल COVID-19। कोरैड्स 6 अगर आता है तो दैट इज़ PCR प्रोवन COVID-19, उसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके उसको प्रूव कर दिया गया है दैट इट इज़ COVID-19। नेक्स्ट, लीजन इन विच लोब विल लीड टू इम्पेयरमेंट ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हाथ और आँख का कोऑर्डिनेशन कौन से लोब पे अगर लीजन होता है तो चला जाएगा। इफ़ द लीजन इज इन पैराइटल लोब,
it will lead to impairment of hand-eye coordination. Next, FISH, FISH is done for which HER2 neo status of breast cancer. ठीक है, HER2 neo NEU, इसमें 0 और 1 प्लस का मतलब होता है इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव. 0 and 1 प्लस इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव. 2 प्लस का मतलब होता है इक्विवोकल. इन द पेशेंट्स विद 2 प्लस वी गो फॉर फिश, दैट इज फ्लोरेसेंट इन situ hybridization. Fluorescent in situ hybridization. This will tell if HER2 neo is positive or negative. फिर 3 प्लस का मतलब होता है दैट इज डेफिनेटली पॉजिटिव, जहाँ पे HER2 डायरेक्टेड थेरेपी होती है. एक इमेज दे रखी है जिसमें कि क्रोमोसोम आपको दिखाया हुआ है. फिर पूछा कि बेस्ड अपॉन द इमेज गिवन एंड द एरो डिफाइन व्हाट क्रोमोसोम शेप इट इज. इट इज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. 4 तरह की शेप्स होती है हमारे पास. अगर हमारा ऑस्टियोमेर बीच में है और एक वी टाइप बन रहा है तो इट इज़ नोन एज टीलोसेंट्रिक. ठीक है, ऑस्टियोमेर बीच में है और इट वी टाइप का ये बना रहा है, दैट इज नोन एज टीलोसेंट्रिक. फिर अगर हमारा सैटेलाइट छोटा है, ठीक है, सैटेलाइट डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, पी आर्म प्रेजेंट है और सेंट्रोमियर बीच में है और लंबी वाली आर्म नीचे को प्रेजेंट है. लंबी वाली आर्म नीचे को प्रेजेंट है, ऊपर छोटी वाली आर्म है, तो इट विल बी नोन एज एक्रोसेंट्रिक. ठीक है, इट विल बी नोन एज एक्रोसेंट्रिक. फिर आती है बात की अगर थोड़ा सा नीचे है और ये भी लगभग थोड़ी सी लंबी है लेकिन नीचे वाली फिर भी लंबी है. ठीक है, सो इट इज़ नोन एज सब मेटासेंट्रिक. ठीक है, सब मेटासेंट्रिक. अगर दोनों बराबर हैं, बिल्कुल आर्म्स, दोनों आर्म्स बराबर हैं, इसकी चारों आर्म्स मतलब दोनों पेयर बराबर हैं, तो इट विल बी नोन एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर अबाउट जॉगरन सिंड्रोम. जॉगरन सिंड्रोम में ड्राई आइज होता है, ड्राई माउथ होता है, एंड इट इज अलॉन्ग विद दैट देयर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. जॉगरन सिंड्रोम इज अ ऑटो immune systemic disease that frequently presents concomitantly with other systemic connective tissue or organ specific autoimmune diseases. Sjogren syndrome is identified by its 2 most common symptoms, जिसमें कि dry eyes आता है और dry mouth होता है. The disorder is 9 times more common in women than in men. Which of the following is an obligate anaerobe? तो obligate anaerobe का हमारे पास एग्जाम्पल है, that is Prevotella. Prevotella obligate anaerobe होता है. Members of genus Prevotella are black pigmented gram-negative obligate anaerobes associated with periodontal diseases. Which of the following is not a somatic stem cell? इनमें से embryonic stem cell जो होता है वो somatic stem cell नहीं होता. ठीक है, hemopoietic stem cell is a somatic stem cell, mesenchymal stem cell is a somatic stem cell, epithelial stem cell is a somatic stem cell, but embryonic stem cell is not. ठीक है, embryonic stem cell is not. Adult stem cells, also known as somatic stem cells, are resident stem cells that are very rare in population of undifferentiated cells located within or differentiated organ or a organism in a specialized structure called as a niche. These niches maintain the local microenvironments that regulate the growth and development of the stem cells. Next, which of the following is the main head of the ganglion of autonomic nervous system? Hypothalamus जो होता है that is the main head of the ganglion of the autonomic nervous system. Which of the following is not a risk factor for malignancy? Malignancies के लिए you need to have DNA aneuploidy. Invasive candidiasis हो सकता है, leukoplegia in non-smoker. These all are the factors, risk factors for malignancy. कोई जेंडर प्रेडिलेक्शन मैलिग्नेंसी के लिए आज तक देखा नहीं गया है. ठीक है, देयर इज नो जेंडर प्रेडिलेक्शन फॉर मैलिग्नेंसी. मतलब ये अगर मेल है तो उसमें ज़्यादा कैंसर होगा या फीमेल है उसमें ज़्यादा कैंसर है, ये ऐसा नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर कोलेजन फॉर्मेशन. ओके, epidermal growth factor increases the collagen production in granulation tissue by stimulation of fibroblast proliferation and not by activation of pro-collagen genes. ये pro-collagen genes को activate नहीं करवाता है, ठीक है, बट ये stimulate करवाता है fibroblast proliferation and collagen production. ठीक है, next, a non-smoker diabetic patient with both upper and lower edentulous areas arches has white patches on the alveolar ridge area. He has history of extraction of upper and lower incisors. What should be the treatment plan in this patient? इसमें आपको बायोप्सी करनी पड़ेगी of the same site जहाँ पे आपको white patch present है. ठीक है, any suspected site should be sent for biopsy. Next, cervical enamel projections most commonly are seen in what? Cervical enamel projections, they are most commonly seen in maxillary and mandibular molars. ठीक है, सर्वाइकली जो इनामल प्रेजेंट होता है उसको वो सबसे ज़्यादा आपका मैक्सिलरी मैंडिबुलर मोलर के अंदर देखा जाता है. नेक्स्ट, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज मेंटेन्ड बाय व्हाट? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज मेंटेन्ड बाय ऑक्सीटोसिन.
ठीक है. Milk ejection reflex is maintained by oxytocin. Next, the third and final workshop for drafting of National Oral Health Policy was held at the Center of Education and Research, that is CDER, AIIMS, New Delhi on what date? It is 18th and 19th March 2019 को ये किया गया था. Next, girl of 10-year-old experiences pain on eating ice cream. Pain is relieved as soon as she stops eating. The diagnosis is what? It is reversible pulpitis. जब वो आइसक्रीम ले रही है तब इसको दर्द हो रही है, मतलब pain is removed on removing the stimulus. So that is indicative of reversible pulpitis. Traumatic chylothorax is accumulation of chyle due to injury to what? Traumatic chylothorax जो होता है, that is accumulation of chyle due to injury to the thoracic duct. IOPA of the tooth showing widening of the PDL space is what? इसमें आपकी एक साइनस भी बन चुका है जो कि इमेज में दिखा रखा है, that is sinus opening with chronic periapical abscess.